देखिए अगला जो है स्टार बना के लिखिएगा, अगला जो है होता है SUPPO सपोजिशनल सेंटेंस। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सपोजिशन का स्पेलिंग SUPPOSITIONL, सपोजिशनल सेंटेंस। और एक होता है कंडीशनल सेंटेंस, TITIONL, कंडीशनल सेंटेंस। पहले इसको समझिएगा। कंपटीशन में इसमें से एक प्रश्न होता ही होता है। अगर जो बच्चे इंटरमीडिएट में होंगे, जो 12th में जाएंगे, और अगर वो बिहार बोर्ड के हैं तो उसमें तो 100% एक पूछता ही, एकदम फिक्स है, ये पूछा ही जाता है, एक नंबर फिक्स। एनीवे, कंपटीशन वाले देखिए। अब आप सपोजिशनल का मतलब होता है कोरी कल्पना, और कंडीशनल का होता है वैसा जिस चीज को आप कर सकते हैं। कल्पना का मतलब ऐसा होता है कि काश में चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। ना आप चिड़िया होंगे ना आकाश में उड़ेंगे। काश मैं महारानी विक्टोरिया होती तो सब राज करती। ना आप महारानी विक्टोरिया होंगी ना आप कुछ करेंगी, मतलब समझाने की एक बात। तो वैसी चीज है सपोजिशनल का मतलब होता है एक वैसी चीज है जो आप नहीं बन सकते, नहीं कर सकते। और कंडीशनल का मतलब होता है कि जिसको आप कर सकते हैं। अब आती है बारी, इसमें मेन चीज जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि देखो, अगर सेंटेंस सपोजिशनल है और वो शुरू हो रहा है, सॉरी, इफ, एज, इफ ओनली, ठीक है, आई विश, डॉट डॉट, आई विश, ही विशेस, कुछ भी। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सेंटेंस इफ, एज इफ ओनली, आई विश, ये इससे शुरू हो रहा है और सेंटेंस वो सपोजिशनल है, सेंटेंस अगर क्या है, सपोजिशनल है, कोरी कल्पना है, तो उसके साथ, अगर कोरी कल्पना है तो उसके साथ जो आप वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं वो होता है वर्ड। इसको क्या पढ़ते हैं जी? वेयर नहीं पढ़ते हैं बच्चे, कुछ बच्चे इसको वेयर पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करिएगा, इसको वर्ड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर्ड। तो अगर सेंटेंस सपोजिशनल है और उससे कोरी कल्पना का बोध हो रहा है, आप उस काम को भविष्य में नहीं कर सकते हैं, बस कल्पना मात्र है। उस परिस्थिति में इसके साथ जो भी सब्जेक्ट आता है उसके साथ आंख बंद करके वर्ड का प्रयोग किया जाता है, वॉज का प्रयोग गलत होता है। और अगर सेंटेंस सेम इफ, एज इफ ओनली, आई विश इत्यादि से शुरू होता है और वो अगर सपोजिशनल नहीं है, कंडीशनल है, मतलब उसको आप कर सकते हैं, हो सकता है, उस परिस्थिति में आप वर्ड का प्रयोग ना करके जैसा सब्जेक्ट रहेगा, यानी सिंटेक्स का जो नियम है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, उस तरह का प्रयोग आप करेंगे। देखिए मैक्सिमम जो बच्चे हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इफ, एज इफ ओनली है ही, तो सर ने कहा वर्ड लगाइए, लगा दीजिए। उनको कंडीशन पता नहीं रहता। देखिए इंग्लिश में आप फ्लॉप कहाँ होते हैं? जहां आप उसके यूजेस को नहीं पढ़ते हैं। अगर आप यूज को समझ गए ना, प्लेस ऑफ द वर्ड्स, एक ही वर्ड का अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब होता है और अंग्रेजी में यही मैटर करता है। तो अगर आप वो सीख गए ना तो समझिए कि आपकी इंग्लिश क्लियर हो जाती है। ध्यान दीजिए बच्चे। तो सेंटेंस अगर सपोजिशनल है, कोरी कल्पना है, तो सब्जेक्ट के साथ आंख बंद करके प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है और किसी भी चीज का नहीं। और सब्जेक्ट अगर कंडीशनल है, जो आप कर सकते हैं, आपके अधिकार में है उसको कर पाना, तो जो सिंटेक्स का नियम है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, उस नियम का पालन आप करेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सपोजिशनल, काश मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, तो मैं आकाश में उड़ता। जो भी देखो, इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो हिंदी के हूबहू ट्रांसलेट कभी मत करिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हिंदी को शुद्ध करने के लिए अलग से भी लगा दी जाती हैं।
और हिंदी को इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, ना ही इंग्लिश को हिंदी से कोई मतलब है। सेंस से मतलब होता है, भाषा का मतलब होता है सेंस प्रकट कर दिए। इंग्लिश सीख रहे हैं ना, तो इंग्लिश के नियमों के आधार पे चलना है, हिंदी के नियमों के आधार पे आपको नहीं चलना है। तो ये रहा सब। अच्छा आप बताओ, ये सपोजिशनल सेंटेंस है कि नहीं जी? कोई कल्पना है कि नहीं? ये कल्पना मात्र ही है ना, कि काश में चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, क्या आप चिड़िया हो जाएंगे? तो चलो इसमें आप क्या करेंगे, अब देखो मैंने कहा इफ से सेंटेंस, तो ये शुरू हो रहा है, ठीक है। इफ आई वर्ड, अब आप कहिएगा सर आई के साथ वर्ड क्यों लगा? तो अभी मैंने कंडीशन बताया कि अगर कोरी कल्पना है तो कोरी कल्पना में आप क्या करेंगे, मतलब कि वैसी कल्पना जिसको आप कर सकते हैं लेकिन पूरा नहीं कर सकते रियल लाइफ में। कल्पना तो कर सकते हैं लेकिन उस काम को आप रियल लाइफ में नहीं कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, इफ, एज इफ, अल्दो, इफ ओनली इत्यादि के साथ, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो उसके साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। समझ पा रहे हैं बच्चे? अब यही चीजें अगर ऐसा होता, काश, इफ का मतलब यदि भी होता है। अब देखिए मैंने क्या बोला, हिंदी के हिसाब से इंग्लिश सीखिएगा तब तो आप गए। देखिए इफ का मतलब यदि भी होता है, इफ का मतलब काश भी होता है, इफ का मतलब अगर भी होता है। मेरे भाई तब कैसे होगा? तो ऐसे होगा कि आपको सेंस समझना पड़ेगा कि किस सेंस में किस वर्ड का यूज किया जाता है। एक ही वर्ड का अलग अलग समय पे अलग अलग मतलब निकलता है। तो इफ का प्रयोग अगर सपोजिशनल के लिए हुआ, देख पा रहे हैं ना, इफ का प्रयोग अगर सपोजिशनल के लिए हुआ है तो इसके बाद जो वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब वर आता है, अगर आप यहां वॉज लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर अब कंडीशनल सेंटेंस का देखिए, इसको वॉश कर दूं, नीचे शायद दिखाई नहीं देगा। अब देखिए कंडीशनल सेंटेंस, अगर तुम यहां आओगे, अगर तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ध्यान दीजिएगा, टाइम दीजिएगा तो क्वालिटी सीखिएगा, टाइम नहीं दीजिएगा तो कुछ नहीं सीखिएगा। समय से ही कुछ भी होता है। अगर 15 मिनट का वीडियो है तो 5 मिनट में आप देख करके खत्म कर दिए तो तब मत देखो, देखना बेकार है, आपका वो 5 मिनट भी खत्म हो जाएगा। मेरे भाई अगर सीखना है कोई भी चीज़ तो आपको समय देना पड़ेगा, बिना समय दिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऐसे चिड़िया की तरह कुदक के वहाँ फुदक के वहाँ फुदक के वहाँ करते रह जाइएगा, ज़िंदगी में कुछ नहीं सीखिएगा। क्लियर है? तो क्वालिटी सीखनी है तो टाइम देना पड़ेगा। देखिए अब ये कंडीशनल समय, अगर तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यह पॉसिबल है कि नहीं है जी? एकदम पॉसिबल है। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो मैंने क्या बोला है कि अगर सेंटेंस कंडीशनल है, यानी कि तुम उसे कर सकते हो, तुम्हारे बस में वो चीजें हैं, उस परिस्थिति में भले सेंटेंस इफ ओनली कुछ से भी शुरू हो, आपको सिंटेक्स के नियमों के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग करना है। सिंटेक्स का नियम क्या कहता है? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। क्लियर है? तो देखो अगर तुम यहां आओगे, अब अगर के लिए यहां क्या लिखिएगा, यहां भी अगर के लिए आप क्या लिखेंगे मेरे भाई? इफ। ठीक है, इफ यू। अब देखो जब दो फ्यूचर के सेंटेंस एक साथ आ जाते हैं, आपने टाइम एंड टेंस पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ाया गया होगा कि जब दो फ्यूचर के सेंटेंस एक साथ आ जाते हैं तो उसमें से एक सेंटेंस जो इफ के साथ रहता है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं और दूसरा सेंटेंस कॉमा के बाद फ्यूचर में बनाते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब हमने इफ लिख दिया, भले गागेगी है लेकिन गागेगी के हिसाब से काम नहीं करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। अब ये यू क्या है जी? प्लूरल सब्जेक्ट है
और सिंटेक्स कहता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो सिंपल टेंस का नियम है कि सब्जेक्ट प्लस MV1। अब आप आना के लिए कम्स लिखिएगा कि कम लिखिएगा, रूल्स के हिसाब से क्या लिखिएगा, कम्स लिखिएगा कि कम लिखिएगा। तो आप कहेंगे कि सर कम्स यहां लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी हमने तुरंत पिछले क्लास में पढ़ा कि यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल मेन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो ये कम V1 है और कोई भी मेन वर्ब जब V1 में रहता है, पहले फॉर्म में रहता है, तो वो प्लूरल होता है। तो प्लूरल आपका क्या हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट भी हो गया और ये प्लूरल वर्ब भी हो गया। इफ यू कम यहां हेयर, इफ यू कम हेयर कॉमा, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल। अब इसके साथ शैल का भी, अब वैसे आई के साथ विल का भी प्रयोग प्रचलन में हो गया है और लोग कर रहे हैं, आपकी मर्जी है, लगा सकते हैं, इससे सही और गलत नहीं होगा, कोई भी लगाइएगा सही होगा। तो आप शैल लगाना चाहते हैं, शैल लगा लीजिए, आई शैल हेल्प यू। अब मैं यहां जो लॉजिक है वो उस पर बात करना चाह रहा हूं कि देखो वहां भी इफ लगा था, यहां भी इफ लगा है, लेकिन वहां इफ के साथ जो सब्जेक्ट आया हमने वर का प्रयोग किया और यहां इफ के साथ हमने वर का प्रयोग नहीं किया, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस किया। तो इसका रीजन मैंने समझाया ना जी। अगर आपको रीजन नहीं पता होता है ना, तो आप ग्रामर नहीं सीख सकते, आप इंग्लिश के जड़ तक नहीं जा सकते हैं। तो कुछ भी पढ़िए, कुछ भी, लेकिन रीजन के साथ पढ़िएगा तो मजा आएगा, आनंद आएगा। और पढ़ने में अगर आपको फील आने लगे ना बच्चे, आपने फील से पढ़ा, यस आई अंडरस्टैंड, देन डेफिनेटली इंग्लिश आपके जेब में, लेकिन फील तो लानी पड़ेगी। देख पा रहे हैं जी, ये आपका रहा। आशा करता हूं वीडियो काफी आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, फ्री में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, बट यू नीड टू पे अटेंशन, यू नीड टू पे टाइम, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। द मोर यू गिव द टाइम द मोर यू विल लर्न। जितना आप समय देंगे उतना आप सीखेंगे। स्पोकन की क्लासेस भी मैं यहाँ पे लेकर के आऊँगा बहुत ही जल्द। पहले कुछ बेसिक्स आप लोगों का ठीक कर दूँ, उसके बाद स्पोकन की क्लास भी मैं लेकर के आऊँगा। फिर अगला सेशन मैं तुरंत इसका लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए।